तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉकडाउन पर चर्चा करेंगे। सेकंड लॉकडाउन चल रहा है और अभी भी कुछ लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकारों द्वारा देश के प्रधानमंत्री को सुझाव दिया जा रहा है कि हम तीसरे लॉकडाउन के लिए बढ़ें। तो मेरा आप सबसे सुझाव है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा सरकारों द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि जल्दी ही सारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो अब हम अपने इंडियन इकॉनमी के चैप्टर 1 पर आगे चलते हैं। सबसे पहले जितना हमने अब तक करा उसको रिवाइज करते हैं। चैप्टर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। ज़्यादातर लोग कृषि संबंधी क्रियाओं में इंडल्ज थे और हिंदुस्तान का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। रिवाइज कर रहे हैं, ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर दोबारा बोलते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारा अगला 1 नंबर का एमसीक्यू हमने तैयार करा। अंग्रेज हिंदुस्तान में कब से आए, इसके लिए मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। फर्स्ट बैटल 1757 इन द नेम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। सेकेंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। इन दोनों में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। एंड फाइनली 1772 ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बंगाल। भारत का सबसे पहले जिस इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ वो बंगाल। उस जमाने का बंगाल आज के बंगाल से बहुत अलग। उस जमाने के बंगाल में आज का पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। तो हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स की शुरुआत 1772 से हुई, जो कंटिन्यूसली 1947 तक चली। और इस दौरान उनका क्या बेसिक पर्पस था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हमने 1 नंबर के लिए तैयार करा, जिसको हम फिर रिवाइज कर रहे हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। फिर बोल रहे हैं, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज द फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। अगला हमारा बड़ा क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स हम कर चुके हैं। द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लास्ट क्लास में हमने इसकी बहुत डिटेल में चर्चा करी। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब के ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें, पुराने एपिसोड्स को देखें, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो उसकी बार बार रिवीजन करें। तो हमारा अगला बड़ा क्वेश्चन हमने तैयार करा था, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमने 10 फीचर्स बहुत डिटेल में स्टडी करे, याद करे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्यों कहा गया उस टाइम पर? बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी was approximately 2% पर एनम। बैकवर्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पर हमारी, जिसका कारण हमने याद करा था। द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम
was approximate 0.5%. बच्चों यहाँ पर एक हमने अलग से क्वेश्चन तैयार करा. द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम was calculated by number 1 दादा भाई नेरोजी, number 2 विलियम डिग्बी, number 3 वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई. ये नाम याद करें जिन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के टाइम पर देश की नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का एस्टीमेट डिक्लेयर करा. इनमें से सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाटा किस आदमी का था? वी के आर वी राव. अगला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में याद करा था, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्या था तीसरा हेडिंग? एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. तो हिंदुस्तान में 72% people belongs to agricultural activities but generated less than 50% of GDP. एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस करा था? जमींदारी सिस्टम, जिसका एक और नाम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. अगला फीचर था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसके लिए हम अंग्रेजों के आने से पहले पूरी दुनिया में फेमस से, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स. कारण हमने पढ़ा था, इसके दो मेजर पर्पस थे. सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बाय द ब्रिटिशर्स टू सेटिस्फाई टू मोटिव. नंबर 1, to get raw material from Indian market at cheap rate. Number 2, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher price. कारण, to drain off wealth. इंडिया की वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों द्वारा लेके जाया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या करा? सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. उस ज़माने में हमारे देश में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी और ब्रिटिश रूलर ने उनके प्रमोशन के लिए भी कोई काम नहीं करा. ये सब रिवीजन चल रही है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था. अगला टॉपिक रैम्पेट पावर्टी. हमारे देश में आजकल पावर्टी का डाटा कौन इकट्ठा करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारे देश में आजकल पावर्टी का डाटा इकट्ठा करता है. और इस पावर्टी को कौन डिक्लेयर करता है? प्लानिंग कमीशन. और आजकल हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 22% पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन बिलो द पावर्टी लाइन. और अंग्रेजों के टाइम पर यह सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी. ज़्यादातर लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. उस जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेम ऑफ रोड, रेलवे, पोर्ट एक्सेट्रा वॉज वेरी लिमिटेड. नेक्स्ट हमने तैयार करा था हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने के बाद हम लोग बाउंड हो गए टू परचेज फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स. सो हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमने डाटा याद करा, ओनली 14% पीपल ऑफ होल कंट्री बिलोंग्स टू अर्बन एरिया. सो लिमिटेड अर्बनाइजेशन. अगले फीचर में हमने याद करा था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म बोले तो 650 से ज़्यादा, 650 से ज़्यादा रियासतें थी और इन रियासतों में अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देने के लिए जमींदारी सिस्टम इम्पोज कर रखा था ताकि
ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ फास्ट हो सके। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी में हमने रिवाइज करा। इंडिजिनस प्रोडक्ट पर ब्रिटिश रूलर्स ने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिससे हमारा इंडिजिनस गुड्स महंगा हो गया और अंग्रेजों के बनाए गए सामान को ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कॉलोनियल इकोनॉमी। एक बार ये फीचर्स फिर दोबारा मन में रिवाइज करते हैं। स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्डनेस इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन import, limited urbanization, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी। तो इसको याद करने की कोशिश करें। हमने अगला टॉपिक याद करा, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यह हमारे इस चैप्टर का दूसरा बड़ा क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। ये भी हमने पिछली क्लासेस में ख़त्म कर लिया। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिश रूल में कैसा था, तो हमने 4 हेडिंग्स याद करी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसी का दूसरा नाम जमींदारी सिस्टम। ये सिस्टम अंग्रेजों ने इम्पोज करा ताकि एक्सप्लॉयटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सके। हम इसको याद कर चुके हैं। जमींदार कौन था? द ओनर ऑफ लैंड, and others are the landless laborers. Landless laborers cultivated land. All the profit accruing out of agricultural activities went to Jamidar in the name of Lagan, but they did nothing for the promotion of agricultural condition. अगला हमने याद करा था, चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें, रिवीजन के लिए ही बातें बोल रहा हूँ। अगला टॉपिक हमने याद करा था एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले कैसा सिस्टम था? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, जिसमें हम फूड क्रॉप्स उगाते थे ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और अंग्रेजों ने क्या कहा? कैश क्रॉप को मोटिवेट करा, which could be utilized by the British industries as a raw material. तो commercialization of agriculture में हमने क्या याद करा था? Crops were produced for sale in the market rather than for self consumption. Farmers were induced by higher prices for producing cash crop rather than food crop, so that it could be utilized by the British industries as a raw material. हमने अपना तीसरा फीचर याद करा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर मैंने डिस्कशन करा था, हमने टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन आज़ादी के बहुत बाद मिड 60s में लॉन्च करा। 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बहुत बाद मिड 60s में हम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैंने उसका नाम बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन। और यहाँ डिस्कशन करा था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन? MS स्वामीनाथन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग भी डिस्कस करा था, मन में रिवाइज करें। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। कैसे? विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो हमारा अगला हेडिंग हमने याद करा था स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। India's agriculture was facing scarcity of investment like terrace farming, flood control, drainage, etc.
तो ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब चलते हैं इससे आगे। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने इससे पहले दो क्वेश्चन तैयार कर लिए। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमारा आज का टॉपिक चल रहा है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हम अपने चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश रूल में हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। इसको हमने पिछली क्लासेस में एमसीक्यू के माध्यम से भी डिस्कस करा था। जो वस्तुएं हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इस बात को समझना समझाना कहलाता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। जिन कंट्रियों से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उन कंट्रियों का डिक्लेरेशन कहलाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ये सब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ने वाले हैं। डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसी थी। ऑक्यूपेशन बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अमंग द वेरियस 3 सेक्टर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के ज़माने में कैसा था। सो हम आज का अपना टॉपिक अगला शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो 5 हेडिंग्स हमें याद करनी है। याद करते हैं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट industry, lack of capital goods industry, low contribution to GDP or national income, limited role of public sector। तो हमारे इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमने इसकी 4 से 5 हेडिंग्स तैयार करनी है विद एक्सप्लेनेशन। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और नेशनल इनकम, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो अब हम इन टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहला हेडिंग डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जिसे अंग्रेजों ने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड कर दिया। उसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे, ताकि हिंदुस्तान का रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से सस्ते रेटों पर ब्रिटिशर्स खरीद सकें, अपनी इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स तैयार कर सकें, और फिर उस तैयार माल को हिंदुस्तान में ऊंचे दामों पर बेचा जा सके, ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो सके। तो याद करते हैं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट systematically destroyed the Indian handicraft industry to satisfy 2 motives. Number 1, to get raw material from India at cheap rates, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher prices. दो पर्पस क्या थे, दोबारा बोल रहे हैं। टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, टू सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की पहली हेडिंग डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरी हेडिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ
डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश पूरी दुनिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वेल नोन। अंग्रेजों ने आते ही इसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड कर दिया। पर्पस दो थे, हमारे देश से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे खरीद सकें और अपने देश का तैयार माल ऊंचे रेटों पर बेच सकें। ऐसा करने से इंडियन स्ट्रक्चर पे क्या एडवर्स इफेक्ट आया, ये हमारा सेकंड हेडिंग एक्सप्लेन हो रहा है। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी एज हैवी अनएम्प्लॉयमेंट। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले चैप्टरों में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग डिस्कस करना चाहूँगा, सुने और याद करें। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू स्टेट इन विच all the able person willing to do the work at the prevailing wage rate but do not get work। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग याद करें, दोबारा बोल रहा हूँ। रेफर्स द स्टेट इन विच all the able person willing to do the work at the prevailing wage rate but do not get work। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रॉय होने से उसका सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ा कि वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंडल्ज थे वो सब बेकार हो गए। हैवी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। नंबर 2, हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स सस्ते दामों पे खरीद रहे थे, तैयार माल बनाकर जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ था, हिंदुस्तान में बेच रहे थे ऊंचे दामों पर। हिंदुस्तान के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से इंडियंस बाउंड टू परचेज फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा? इंक्रीज और हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। तो हमारा तीसरा हेडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक पर जाने से पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करूंगा। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ। देश की आज़ादी के भी 8 से 10 सालों बाद 1956 में इंडस्ट्रियल प्रमोशन का काम शुरू हुआ इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduce industrial policy for the promotion of capital goods industry। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम भारत की आज़ादी के बाद 1956 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट हो सके उसके लिए राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो में सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टील प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और कोर इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही हैं ताकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट हो सके। इस बात को बोला जाता है आईपीआर 1956 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये हमारे कमिंग चैप्टर में है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे
any attention for their promotion. और इस इंडस्ट्री को प्रमोशन के लिए हम कब पॉलिसी बना रहे हैं? देश की आज़ादी के बाद 1956 में, जिसे कहा जाता है आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें हमने कोर इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करा। वो भी पैसा भारत सरकार ने दूसरी कंट्रियों के साथ जॉइंट वेंचर करके लगाया। कहाँ कहाँ? राउरकेला जगह का नाम है, भिलई, दुर्गपुर, बोकारो, ये जगह के नाम है। यहाँ बेसिक स्टील प्लांट्स लगाए गए ताकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगली हेडिंग पर चलते हैं। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्स वेरी लो। हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, the national income was less than 2% per annum according to its growth. तो कैसा था? less than 2%। तो लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारी पांचवी हेडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर remained limited only to railway, roads, communication, ports। उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई जिससे ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ कर सकें। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर 3 to 4 मार्क्स। 4 से 5 हेडिंग एक्सप्लेन करनी है। पहले में हमने याद करा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरे में याद करा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तीसरे में हमने याद करा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। फोर्थ में याद करा लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्टकट में जीडीपी भी लिखा जा सकता है। और पांचवें में याद करा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम आज की क्लास में अपने एमसीक्यू लेते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऑलरेडी पिछले सभी एपिसोड में इसकी चर्चा हो रही है। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जब किसी भी कंट्री की बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो तो स्टेज 1। डेथ रेट कंट्रोल हो जाए, बर्थ रेट उसी रफ्तार से बढ़े, स्टेज 2। डेथ रेट कंट्रोल हो जाए बट बर्थ रेट मॉडरेटली कंट्रोल हो, स्टेज 3। और जब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही कंट्रोल हो जाए, स्टेज 4। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पर आप सबने सही आंसर चैट में लिख दिया होगा। तो हमारा आंसर क्या है? 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1921 से पहले हिंदुस्तान स्टेज 1 में था,
1921 के बाद हिंदुस्तान स्टेज टू में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से 1921 वाज फेमस एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहाँ हमने एक और क्वेश्चन एक नंबर के लिए तैयार करा था, 1881। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं 1881 किस लिए फेमस था। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब नोट्स भी बना रहे हैं और उसे मेरी क्लास में बैठने से पहले रिवाइज भी करते हैं। कुछ बच्चों का चैट में आंसर बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट। तो बाकी सब भी अच्छी कोशिश करें और अपने बोर्ड के रिजल्ट को और बेहतर बनाने पर काम करें। तो 1881 क्या? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस बोले तो काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो 1881 क्या था? हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले पहला ऑफिशियल सेंसस। लास्ट क्लास में मैंने कहा था मैं आने वाली क्लासेस में पूछूंगा। ड्रामा नील दर्पण, नील दर्पण की बात हो रही थी। इंडिगो की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने किसानों को बाउंड करा था, बेशक किसानों की ज़मीनें बंजर हो जाएं, जिसको लेकर बंगाल में एक व्यक्ति ने एक ड्रामा लिखा नील दर्पण, जो बहुत फेमस हुआ और आगे जाकर पूरे देश में इस पर बेस्ड एजिटेशन आया और लोग एकजुट होकर सड़कों पर आ गए। तो ड्रामा नील दर्पण रिटर्न बाय किसने लिखा? बता चुका हूं, जिसको याद है चैट बॉक्स में लिखें। तो बंगाली ड्रामा नील दर्पण और कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो रिटन बाय दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा करेक्ट जवाब। 1859 में ये ड्रामा लिखा गया। सो हम अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। तो जो सही नहीं है वो आपने ढूंढना है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक बोले तो पॉपुलेशन कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में डेमोग्राफिक कंडीशन की दो बातों पर अभी भी चर्चा करी। 1881 फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब यहाँ चार फीचर्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर डेमोग्राफिक कंडीशन का सही नहीं था। ऑप्शन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बाकी भी कोशिश करें, टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स के बारे में कोई और डिस्कशन करना चाहें, और जो कोई और आपका साथी आपके स्कूल का, हमारे इंस्टीट्यूट का जो पिछली क्लास में था, हमारे इन एपिसोड्स को ज्वाइन करना चाहे, आप उन्हें बता सकते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। मुझे अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिख कर भेज दें ताकि वो भी पढ़ाई को आगे बढ़िया तरीके से कर सके और लॉकडाउन में अपने समय को सही दिशा में ले जा सके। तो पहला फीचर, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ये बिल्कुल सही फीचर है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट नापा जाता है हर 1000 लोगों के पीछे 48 पर 1000
बर्थ रेट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड 40 पर थाउजेंड हमारे देश का डेथ रेट था. बर्थ रेट 48 पर थाउजेंड एंड डेथ रेट 40 पर थाउजेंड, जो बहुत ज़्यादा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये सही फीचर है. पुअर हेल्थ कंडीशन, तो उस जमाने में हेल्थ कंडीशन बहुत पुअर थी. सही है ये भी. तीसरा, हाई लिटरेसी रेट. ये गलत है. ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल नहीं है. आज हमारे देश के आज़ादी के इतने सालों बाद 75% पॉपुलेशन लिटरेट है. यानी हमारे देश का लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेट 75% आज एट प्रेजेंट सिनेरियो. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये लिटरेसी रेट बहुत कम था. कितना? 16%. अप्रॉक्सीमेट 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिटरेट था. और फीमेल की कंडीशन इससे भी ज़्यादा खराब थी. फीमेल इससे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन, ओनली 7%. फीमेल का लिटरेसी रेट ओनली 7%. ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट वेरी पुअर 16%, जो आज बढ़कर 75% हो चुका है. तो वो पूछ रहा है कौन सा फीचर डेमोग्राफिक कंडीशन का ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सही नहीं है. तो ये हमारा आंसर हाई लिटरेसी रेट नहीं था. क्या था? एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेट 16% एंड स्पेसिफिकली इन फीमेल 7%. हमारा फोर्थ फीचर है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. 1 साल तक के बच्चे इन्फेंट. हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल में हर 1000 बच्चों के पीछे 218 बच्चे मर जाते थे ड्यू टू प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, डिसीज. खाना नहीं मिलता था, गरीबी थी, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके चलते IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था. हर 1000 बच्चों में से ऑन एन एवरेज 218 चले जाते थे. तो ये भी सही फीचर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन. अगला क्वेश्चन लेते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज. 4 ऑप्शन पढ़ें और चैट बॉक्स में लिखें कौन सा सही. ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में लोग कितने सालों तक जिंदा रहेंगे? ऑन एन एवरेज ये कहलाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आजकल ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेट 65 ईयर्स टू 68 ईयर्स. अलग अलग सालों में अलग अलग डिक्लेरेशन. तो आजकल हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 65 टू 68 ईयर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ईयर्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स फॉलोड बाय यू. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम. कितनी? 32 ईयर्स. 32 ईयर्स, जो बाद में जाकर 44 ईयर्स हो गई थी और आजकल कितनी हो गई है? 65 ईयर्स. तो हिंदुस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत कम थी, 32 ईयर्स. कारण था गरीबी, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, हेल्थ कंडीशंस बहुत पुअर थी, बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जिंदा
नहीं रह पाते थे। ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज 32 ईयर्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, पढ़ें और बताएं। तो अंग्रेजों के आने से पूरा देश यूनाइटेड हुआ, 650 से ज्यादा रियासतें, और उन सबको इकट्ठा कर कर एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च करा। सही फीचर, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी करा था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इन 1850। तो बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हालांकि उनका पर्पस ड्रेन ऑफ वेल्थ था, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाना था, लेकिन देश की डेवलपमेंट में योगदान दिया। सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहां हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। Identify the modern industry which was in operation in India during the British rule. पढ़ें और ऑप्शन को चैट बॉक्स में लिखें। आयरन एंड स्टील को लेकर मैंने अभी डिस्कशन थोड़ी देर पहले करा। हिंदुस्तान में कोई बेसिक कोर इंडस्ट्री नहीं थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और हिंदुस्तान में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने पहली बार 1956 में पॉलिसी बनाई इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसके चलते आयरन एंड स्टील के 4 अलग अलग स्थानों पर प्लांट लगाए। नाम बताया था मैंने, राउरकेला, भिलई, दुर्गपुर एंड बोकारो। तो 4 अलग अलग स्थानों पर हमने स्टील प्लांट लगाए, वो भी आईपीआर 1956 की पॉलिसी के तहत, जिसके द्वारा हमारे देश में 1956 ऑनवर्ड्स कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के प्रमोशन का एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो सका। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं थी। शुगर एज ए रॉ मटेरियल ये लोग खरीद के लेके जाते थे और अपनी इंडस्ट्रीज में तैयार कर कर ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो यहां सही जवाब है जूट इंडस्ट्री। जूट को लेकर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे देश में जूट की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में नंबर 1 है आज भी। जूट को लेकर हिंदुस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज भी। और ये जूट हिंदुस्तान के किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल। कारण है वहां की हुगली रिवर। और इस जूट की जो प्रोडक्शन एज ए रॉ मटेरियल होती थी, उसको लेकर इंडस्ट्रीज भी हिंदुस्तान में ही लगी। हिंदुस्तान में ही इस जूट के फिनिश गुड्स को तैयार किया गया, जो आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। जूट की सारी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, जो आज बांग्लादेश के नाम से फेमस है। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जूट इंडस्ट्री को प्रमोट किया, जो आज बांग्लादेश में है।
आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, सभी सब्जेक्टों का टाइम टेबल बना के। संदीप भैया, कपिल भैया की क्लासेस चल रही हैं, वो एपिसोड्स बहुत अच्छे से सुने, दोबारा रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, अपने मित्रों को बताएं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है उन्हें बोलें कि वो अपनी पढ़ाई घर पर रहकर अच्छे से करें। तो सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें।